मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आँखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब ना दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आँखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आँखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक अस्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया। किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो ऊषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गज़लें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, ना जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का सूल थी। प्रभात का समय था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झौंवा रखे घास छिलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी ना झिझकी। झौंवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जातलों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्क उसने जीते हैं, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टिस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी।
अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोएं खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले ना जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेले जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी, तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निबाह ना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता का मैं क्या करूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो ज़रूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम ना पड़ेंगे। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, एक्के वालों की बधिया बैठ गई है। कोई सेत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर एक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लौरियों के आगे एक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई में मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेरों से होकर गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती, उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बगान निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेरों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली आए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नज़र ही ना आती थी। जी चाहता था ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ज़मीन आँखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहता थोड़ी ही हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है
कि आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं। कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई। मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह ने समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा ना जाने कब गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम इसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो। क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है? अपने मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों के बराबर भी नहीं। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम ना जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीची जाति की हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी या जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर हैं। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया ने कहा, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारे गर्दन पर ना रहेगी। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों से बीमारी से उठा हो। मुंह से बात ना निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी ना था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। अपने घर वाले भी तो चमारिन और कहारिनों पर जाम देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी औरत की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूठी भी होती तब भी वह इसी तरह रखता। इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूँगी।
तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आई, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ। चैन सिंह इनकार ना कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाने जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेंट मिट जाती है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मज़दूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। असामी उससे थर थर काँपते थे। मज़दूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वाले को घुड़कियाँ जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बुढ़ऊ कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दो, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मज़दूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज़ ना निकली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता है न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाएगी। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ आओ, कैसे बेर हैं? लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे।
आज ठाकुर जिंदा ना छोड़ेंगे। कैसा मीठा मीठा बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। तुम दोनों भी आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं। बेर खा ले, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोरों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छाँट कर देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी है, नहीं तो कभी ना जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बैर खाए। एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे दिन भर भी घंटे भर का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहें तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरे ने कहा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा बोला, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नर्म हो गया है। चौथा बोला, साज को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला बोला, तुम तो हो ही गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा बोला, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरे ने कहा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक्के पर चला चलूँ। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट एक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुर्बल हो रहा था कि एक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतनी रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा इतना दुर्बल क्यों हो गया है? क्या आजकल सवारियाँ कम हैं? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियाँ काहे नहीं हैं, मगर लौरियों के सामने एक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2 ढाई 3 की मजदूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या खुद खाऊं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एक्का घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजदूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखा और कहा, 2-4 बीघे खेत क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो एक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोह दोनों छिलती हैं, तब जाकर 12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घर ही रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोड़। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया।
चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही टांगे एक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लौड़ी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइंसों से मोलभाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए। कोई उससे दिल लगी करता और कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुल्ला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक छह आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, छह आने पर लेना है तो सामने घसियारिनें बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपये मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं। एक टांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बूढ़ों के मुंह में पानी भर आया। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। आँखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, ना लजाती है, ना झिझकती है, ना दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आँखों से देख देख कर, सिर का अंचल खिसक खिसक कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें करती है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लौरियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों में जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा लिया। जेब से कुछ निकाल कर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन सिंह ना सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे कोई मुर्दा। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का एक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर एक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ लिया करो। बस जब मैं बुलाऊं
तो एक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक, आपका ही तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ। जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बिगाड़ नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ, देखो मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा ना करना। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात ना सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। ज़रा देर बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा, मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं समझा। मुलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रही थी और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया के विलीन होती हुई रेखा को खरा देख रहा था।